हेलो डियर हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग सेल डिवीजन फिनिश कर लिए थे बच्चों, है ना। इसके बाद देखो यूनिट थर्ड में जो है बायोमॉलिक्यूल्स आता है बच्चों। यूनिट थर्ड में जो है बायोमॉलिक्यूल्स है। यूनिट थर्ड में बतलाए थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स और तीसरा चैप्टर जो होता है सेल डिवीजन। तो हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इट मीन्स साइटोलॉजी एंड सेल डिवीजन पढ़ लिए बच्चों। बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है तो बायोमॉलिक्यूल्स जो है मेरे बच्चों थोड़ा उसमें केमिस्ट्री यूज होता है। बायोमॉलिक्यूल्स में जो है मेरे बच्चों वो उसमें केमिस्ट्री यूज होता है मेरे बच्चों। इसलिए बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर जो है वो मैं आ रहा हूँ कुछ दिन के बाद जो होता है लाइव क्लास ये समस्तीपुर। तो समस्तीपुर आ रहा हूँ तो मैं क्लास में ही वो चैप्टर स्टार्ट करूँगा मेरे बच्चों, है ना। बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर जो होता है उसमें केमिस्ट्री यूज होता है, इसलिए उसमें फेस टू फेस सामने रहोगे तो ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा मेरे बच्चों। इसलिए बायोमॉलिक्यूल्स को जो होता है मैं कुछ दिन बाद समस्तीपुर आऊँगा तो मैं फेस टू फेस जो होता है क्लासरूम में ही मैं उसको उस चैप्टर को पढ़ाऊँगा मेरे बच्चों। अभी जो होता है ऑनलाइन क्लास में जो है मेरे बच्चों वो हम दूसरे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एनिमल टिश्यू। देखो यूनिट सेकंड में जो होता है एक चैप्टर है यूनिट सेकंड में पहला चैप्टर जो है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, दूसरा है एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और तीसरा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। उस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में है ना एनिमल टिश्यूज भी पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स चैप्टर में जो है मेरे बच्चों एनिमल टिश्यू भी पढ़ना, एनिमल टिश्यू पढ़ना है, अर्थवॉर्म पढ़ना है, कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है। तो अभी हम एनिमल टिश्यूज स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब एनिमल टिश्यूज अगर पढ़ा रहेगा तो फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चों। इसलिए जो भी पढ़ाऊँगा सिस्टमेटिकली पढ़ाऊँगा, समझे बच्चों। इसलिए जब मैं आऊँगा वहाँ पर समस्तीपुर तो मैं बायोमॉलिक्यूल्स से स्टार्ट करूँगा, फिलहाल अभी एनिमल टिश्यूज पढ़ाऊँगा बच्चों, है ना। अभी थोड़ा धनबाद में भी क्लास स्टार्ट हो गया है बच्चों, इसलिए है ना यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। अदरवाइज हम समस्तीपुर आ जाते मेरे बच्चों, लेकिन कुछ दिन में मैं समस्तीपुर आऊँगा और क्लियर कट जो भी चीज़ है बच्चों वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ पर और भी अच्छे तरीके से हम समझाएंगे जब फेस टू फेस रहोगे तो। और भी कुछ नीट कैसे सक्सेस किया जाता है, उसमें कैसे अच्छे मार्क्स लाए जाते हैं, इस टेक्निक के बारे में भी बतलाएंगे वहाँ पर मेरे बच्चों, है ना। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों वो है एनिमल टिश्यू। क्या है मेरे बच्चों? एनिमल टिश्यू, है ना। मार्फोलॉजी ये एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में प्लांट टिश्यूज पढ़ना है ना। मार्फोलॉजी ऑफ ये एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो है प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज का आज पहला लेक्चर है बच्चों। लेक्चर दे दिए हैं यहाँ पर एनिमल टिश्यूज, हेडिंग दे दिए हैं। देखो तुम्हारा बैच 11th है ना। और ये क्या होता है इसमें एनिमल टिश्यूज लेक्चर 1, है ना। फर्स्ट लेक्चर है आज एनिमल टिश्यूज का। तो यहाँ पर समझना मेरे बच्चों एनिमल टिश्यूज के बारे में। इस एनिमल टिश्यूज का ये जो होता है पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में है, इसलिए अच्छे ढंग से इसको क्लियर कट समझना है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर एनिमल टिश्यूज, तो टिश्यू किसको कहते हैं सभी लोग जानते होंगे, है ना। 9th 10th में भी या उससे पहले भी पढ़ते आ रहे होंगे टिश्यू किसको कहते हैं। तो टिश्यू जो होता है सिंपल सा तुम लोग पढ़े होंगे अभी तक के, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। तो यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से जानना है मेरे बच्चों, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, है ना। बट हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड फंक्शन, बट हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। इसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू जो होता है मेरे बच्चों क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। अब एक टिश्यू में सिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं, डिसिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूर नहीं कि सारे सेल्स क्या होते हैं सिमिलर ही हो सकते हैं, डिसिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, है ना। बट उसका ओरिजिन एंड फंक्शन वो क्या होगा? कॉमन होगा। ओरिजिन एंड फंक्शन क्या होगा? कॉमन होगा। जैसे ये स्किन जो होता है एपिथेलियल टिश्यू में आता है मेरे बच्चों। अब ये स्किन में क्यूब लाइक सेल भी होता है, कोलुमिनर सेल्स भी होता है, फ्लैटेंड सेल्स भी होता है। तो डिफरेंट ये सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स भी इसमें है ना। बट इसका ओरिजिन कॉमन है। तो ये स्किन का ओरिजिन क्या होता है? इक्टोडर्म। फंक्शन इसका कॉमन है, प्रोटेक्शन, है ना। तो किसी भी टिश्यू का क्या होता है? टिश्यू किसको कहते हैं मेरे बच्चों? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स बट हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? टिश्यू कहते हैं।
अब ये टर्म टिश्यू किसने दिया है, टिश्यू टर्म किसने दिया है, टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय बिचार्ट। ये क्या है, बिचार्ट, बिचार्ट ने टर्म दिया है ये। प्लांट टिश्यू जो होता है नागेली ने दिया है, प्लांट टिश्यू का टर्म नागेली ने दिया है, बट एनिमल टिश्यू यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय क्या हो जाएगा इसमें, बिचार्ट। लेकिन अगर प्लांट टिश्यू पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा, नागेली हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू, या सिंपल सा कहेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू, है ना। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं बच्चों, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। मतलब हिस्टोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो सिंपली जानना, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लिया अच्छे से, है ना। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू इज नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं मेरे बच्चों। देखो हिस्टोस मतलब होता है टिश्यू, हिस्टोस मतलब यहाँ भी दो ग्रीक वर्ड है, हिस्टोस एंड लोगस। हिस्टोस मीन्स होता है टिश्यू और लोगस मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू ये क्या कहला जाएगा, हिस्टोलॉजी कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, हिस्टोलॉजी कहला जाएगा। अब ये जानना है इसमें टर्म हिस्टोलॉजी, जिस तरह टर्म टिश्यू किसने दिया था उसी तरह से है टर्म हिस्टोलॉजी। लिखा हुआ है मेरे बच्चों, टर्म हिस्टोलॉजी वाज गिवन बाय मेयर। किसने दिया है, मेयर ने दिया है। तो हिस्टोलॉजी टर्म जो होता है किसने दिया है मेरे बच्चों, वो हिस्टोलॉजी टर्म मेयर ने दिया है। फिर इसमें जानना है फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, है ना। फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी किनको कहा जाता है, बिचार्ट। इनको कहा जाता है, बिचार्ट को कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, एनिमल हिस्टोलॉजी कौन है, बिचार्ट है ये। अब यहाँ पे डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू, है ना, डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। डिटेल स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं हम, है ना। तो याद रखना इसको, डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के फाउंडर कौन है, फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ये लिखा हुआ है मेरे बच्चों, फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इनको कहा जाता है बच्चों, मार्सेलो मालपीजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मार्सेलो मालपीजी, है ना। तो डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, है ना। एंड फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी किनको कहा जाता है, तो मार्सेलो मालपीजी को कहा जाता है मेरे बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज, है ना, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज का टाइप्स कितना होता है, बेसिस क्या होता है, पहले ये जानेंगे हम लोग, है ना। टिश्यू को डिवाइड्स करने से टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो होता है इसमें, है ना, टिश्यू को जो डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में, वो किस बेसिस पे किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड लोकेशन भी कह सकते हैं, लोकेशन भी बेसिस है इसका। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एनिमल टिश्यू जो है 4 टाइप्स होता है। एनिमल टिश्यू क्या होता है मेरे बच्चों, 4 टाइप्स होता है ये। तो यहाँ लिखा हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है मेरे बच्चों, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो ऑन द किस बेसिस पर इसका है टाइप्स, है ना। 4 टाइप्स जो है यहाँ पर, ये कितना टाइप्स होता है एनिमल टिश्यू का, 4 टाइप्स होता है। तुम लोग पढ़े होगे 9th 10th में, है ना, कि एनिमल टिश्यूज क्या होता है, 4 टाइप्स होता है। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। समझे मेरे बच्चों, एनिमल टिश्यूज का कितना टाइप होता है, 4 टाइप्स होता है। इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। समझ गए मेरे बच्चों। अब कहीं कहीं किसी बुक में जो होता है एक और वस्कुलर टिश्यू को भी ऐड कर दिया, तो 5 टाइप्स कर दिया है, बट वस्कुलर टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है मेरे बच्चों, है ना। वस्कुलर टिश्यू में ब्लड आता, ब्लड एंड लिम्फ आता है, तो वो कनेक्टिव, वो वस्कुलर टिश्यू जो होता है कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है वो। इसलिए यहाँ पर जो होता है इसमें किस बेसिस पे है मेरे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। टिश्यूज क्या होते हैं इसमें, 4 टाइप्स होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये यहाँ पर और एक एक सब के बारे में जो होता है डिस्कस हम लोग करेंगे मेरे बच्चों। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो बच्चों। तो यहाँ पर देखना मेरे बच्चों, ये 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है। पहला इसमें है इपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या है बच्चों? इपिथेलियल टिश्यू है। इपिथेलियल टिश्यू का ऑरिजिन इक्टोडर्म भी होता है, मेजोडर्म भी होता है और एंडोडर्म भी होता है। अब कहोगे ये सब ऑरिजिन इक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म क्या है? देखो मेरे बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जब स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज करता है तो फ्यूज करता है स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम, ये दोनों जब फ्यूज करता है तो बनता है क्या? जायगोट। ये क्या बनता है? जायगोट। जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। ये क्या होता है इसमें? एम्ब्रियो। और इसी एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर होते हैं। इसी एम्ब्रियो में क्या होता है मेरे बच्चों? 3 जर्म लेयर। है ना? सेल का लेयर होता है एम्ब्रियो में, आउटर होता है, मिडिल होता है, इनर होता है ना? इस एम्ब्रियो में जो होता है सेल का लेयर है, लाइनिंग दे दिए हैं, बट ये सेल का लेयर होता है। ऊपर होता है इसमें इक्टोडर्म, फिर होता है मेजोडर्म, फिर होता है एंडोडर्म, है ना? 3 जर्म लेयर होता है मेरे बच्चों। इक्टोडर्म होता है, मेजोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है। तो जो इक्टोडर्म से बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इक्टोडर्म से बनता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्या होता है मेजोडर्म से बनता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्या होता है इसमें एंडोडर्म से बनता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर होता है। एक होता है क्या इसमें? इक्टोडर्म, दूसरा होता है मेजोडर्म, ये क्या होता है इसमें? ये होता है इसमें इक्टोडर्म, दूसरा होता है इसमें क्या? मेजोडर्म, और तीसरा क्या होता है? एंडोडर्म। ये क्या होता है? एंडोडर्म। तो ये 3 जर्म लेयर होता है मेरे बच्चों, है ना? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? 3 जर्म लेयर होता है। इक्टोडर्म होता है यहाँ पर, मेजोडर्म होता है, और ये क्या होता है? एंडोडर्म होता है। और इसी 3 जर्म लेयर से हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। इसी 3 जर्म लेयर से क्या होता है? पूरे बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। चाहे वो टिश्यू हो, ऑर्गन सिस्टम हो, सब क्या होता है? इसी 3 जर्म लेयर से क्या होता है? बनता है। तो हम लोग के बॉडी में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर होता है, इसलिए हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। हम लोग क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। अब लोअर एनिमल्स जो होता है जैसे सिलेंट्रेट्स वगैरह, उसमें 2 ही होता है, तो उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, है ना? तो हम लोग में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर होता है, इसलिए हम लोग क्या हो गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गए। तो जो टिश्यू ये क्या होता है? इक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड क्या हो गया? एंडोडर्म। तो इपिथेलियल टिश्यू इक्टोडर्म से भी ऑरिजिनेट करता है, मेजोडर्म से भी ऑरिजिनेट करता है, एंडोडर्म से भी ऑरिजिनेट करता है। ये तीनों से ऑरिजिनेट करता है ये, है ना? दूसरा है यहाँ पर मेरे बच्चों कनेक्टिव टिश्यू, है ना? दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का ऑरिजिन क्या है? मेजोडर्म है। क्या है? मेजोडर्म है। अब कनेक्टिव टिश्यू में, इसी कनेक्टिव टिश्यू में बोन के बारे में ही पढ़ना है, कार्टिलेज के बारे में भी पढ़ना है ना? बहुत सारे क्या होते हैं टिश्यू, जैसे फाइब्रस टिश्यू है, एडिपोज टिश्यूज है, तो फाइब्रस टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, है ना? एडिपोज टिश्यूज, फिर जो तुम्हारा बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब किसमें डिस्कस करना है? कनेक्टिव टिश्यू में करना है। किसमें डिस्कस करना है मेरे बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस करना है। देन क्या होता है? तीसरा जो है हम लोग का क्या है? ये मस्कुलर टिश्यू है। तीसरा टिश्यू कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। इसका ओरिजिन क्या होता है? मेजोडर्म होता है। ओरिजिन क्या होता है इसका? मेजोडर्म ओरिजिन होता है। तो मस्कुलर टिश्यू में मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स सब लोग जानते होंगे, है ना? एक होता है स्केलेटल मसल्स, दूसरा स्मूथ मसल्स, तीसरा कार्डियक मसल्स। तो ये सारे, ये क्या होता है? मसल्स के टाइप्स के बारे में यहाँ मस्कुलर टिश्यू में पढ़ना है ना? फिर है नर्वस टिश्यू। फिर क्या है? नर्वस टिश्यू। इसका ओरिजिन क्या होता है? इक्टोडर्म, है ना? ओरिजिन क्या होता है? इक्टोडर्म। तो नर्वस टिश्यू में किसके बारे में पढ़ना है? न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ना है ना? तो वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे किसमें? नर्वस टिश्यू में। तो ये हो गया इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस
है ना। टिश्यूज आर ऑफ एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। समझ गए होंगे सब लोग मेरे बच्चों। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अब देखना मेरे बच्चों, पहला टाइप इसका है एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू। क्या है? एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं इसको, है ना। ईपी मतलब क्या होता है यहाँ पर? एपिथेलियम जो है, ये एपिथेलियम जो है मेरे बच्चों 2 ग्रीक वर्ड का बना हुआ है। ये क्या होता है? 2 ग्रीक वर्ड्स का बना हुआ है एपिथेलियम। एक होता है इसमें ईपी, ईपी मतलब होता है अपॉन, और थेलियो, थेलियो मीन्स होता है ग्रो। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि एपिथेलियल टिश्यू वैसे टिश्यू को कहते हैं जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। जैसे सिंपल सा मैं बतलाता हूँ मेरे बच्चों, ये स्किन, स्किन के नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के ऊपर में क्या है? स्किन है। तो ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू के ऊपर में ग्रो कर रहा है ये। तो स्किन क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। स्किन क्या होता है मेरे बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू वैसे टिश्यू को कहते हैं जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर या ऑर्गन के ऊपर क्या होता है? ग्रो करता है ये। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ए टिश्यू विच ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, है ना। ए टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू इज नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एपिथेलियम कहते हैं। तो सब लोग समझ गए होंगे एपिथेलियम किसको कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू किसको कहते हैं? जो टिश्यू दूसरे टिश्यू के ऊपर क्या होता है? ग्रो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं हम, है ना। अब एपिथेलियल टिश्यू, चारों एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर है, कनेक्टिव है, नर्वस है। ये चारों में से जो होता है एपिथेलियल टिश्यू ही एक ऐसा टिश्यू है जहां सेल्स जो होता है यूनिफॉर्म लेयर में अरेंज होता है ना। ये चारों टिश्यू में से केवल एपिथेलियल टिश्यू ही ऐसा है जहां पर सेल्स क्या होता है? यूनिफॉर्म लेयर में अरेंज्ड होता है मेरे बच्चों। किस लेयर में रहता है? यूनिफॉर्म लेयर में अरेंज रहता है ये। तो लिखे हुए हैं, इट इज ओनली टिश्यू इन विच सेल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड, सेल्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म लेयर। और जब टिश्यू का जब ऑरिजिन होता है ना, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब टिश्यूज बनते हैं तो उसमें से सबसे पहले जो टिश्यू ऑरिजिनेट करता है वो कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। वो कौन सा होता है मेरे बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, एपिथेलियम ऑरिजिनेट फर्स्ट, एपिथेलियम ऑरिजिनेट फर्स्ट। फर्स्ट कौन ऑरिजिनेट करता है? एपिथेलियम। अब इसका जानना है लोकेशन। अब किसके बारे में? एपिथेलियल टिश्यू का क्या जानना है? अब लोकेशन, कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हमारे बॉडी पार्ट में कहीं भी एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सपोज पार्ट हो, वहां पर क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। कहीं भी इंटरनल एक्सपोज पार्ट हो या एक्सटर्नल एक्सपोज पार्ट हो, जैसे बॉडी सरफेस पे ये एक्सटर्नल एक्सपोज पार्ट है कि नहीं? तो एक्सटर्नल एक्सपोज पार्ट पे क्या है? ये स्किन से कवर्ड है ना, तो स्किन क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। तो बक्कल कैविटी, है ना, ये अंदर जो होता है बक्कल कैविटी जो होता है, माउथ के अंदर जो स्पेस होता है इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में जो होता है ये इंटरनल एक्सपोज सरफेस है। तो बक्कल कैविटी का भी लाइनिंग जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का ही लाइनिंग होता है। ये नेजल चैम्बर क्या होता है? इंटरनल एक्सपोज पार्ट सरफेस है ये। तो ये नेजल चैम्बर में जो लाइनिंग जो होता है वो भी क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो हमारे बॉडी में कहीं भी एक्सटर्नल या इंटरनल, हमारे बॉडी में कहीं भी एक्सटर्नल या इंटरनल एक्सपोज पार्ट है तो वहां पर प्रेजेंट होता है क्या? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब स्टोमक ही है, स्टोमक साइक्लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर का भी क्या होता है? पार्ट एक्सपोज पार्ट होगा, तो वहां पर भी लाइनिंग किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का ही होता है ना। तो कहीं भी हमारे बॉडी में इंटरनल एक्सपोज पार्ट हो या एक्सटर्नल एक्सपोज पार्ट हो, वहां पर क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए होता है प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो लोकेशन में हमेशा याद रखना मेरे बच्चों कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है। तो कहीं भी हमारे बॉडी में क्या होता है? एक्सपोज पार्ट हो, चाहे वो एक्सटर्नल एक्सपोज पार्ट हो या इंटरनल एक्सपोज सरफेस हो, है ना, वहां पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो। तो लोकेशन में लिखे हुए हैं, अगर ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपोज सरफेस, है ना, अकर्स ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपोज सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स वेयर दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग,
वहां पर क्या करता है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर ही स्किन प्रोटेक्टिव कवरिंग है कि नहीं है, तो स्किन क्या है एपिथेलियल टिश्यू है ना। ये बकल कैविटी जो अंदर स्पेस है, यहाँ पर भी लाइनिंग क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का होता है, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है वो है ना। तो अब जानना है इसमें क्या, ये तो लोकेशन के बारे में हो गया, अब जानना है ऑरिजिन। अब क्या है ऑरिजिन पहले ही बतला चुके हैं मेरे बच्चों, इसमें तीनों ऑरिजिन होता है, इक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है एंड क्या होता है एंडोडर्म भी है। इक्टोडर्म में क्या आता है एपिडर्मिस ऑफ स्किन है ना, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ये तीनों जो होता है एपिथेलियल टिश्यू है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, मेसोथेलियम, एंडोथेलियम सब क्या है एपिडर्मिस टिश्यू, ये सॉरी ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये तीनों क्या है एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन का ओरिजिन क्या होता है इक्टोडर्म होता है। मेसोथेलियम, मेसोथेलियम कहाँ रहता है, जैसे लंग्स वगैरह में जो लाइनिंग होता है मेसोथेलियम कहते हैं उसको हम, है ना, तो वहां पर मेसोथेलियम क्या होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। अब एंडोथेलियम है ना, ये एंडोथेलियम है ना, ये एपिथेलियल टिश्यू जब ब्लड वेसल्स के ऊपर में रहता है, हार्ट में रहता है, तब उसको हम क्या कहते हैं एंडोथेलियम कहते हैं, और उसका ओरिजिन क्या होता है एंडोथेलियम का ओरिजिन क्या होता है एंडोडर्म होता है ना। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन, मेसोथेलियम, एंडोथेलियम ये सब सारे क्या है एपिथेलियल टिश्यू है ना। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन का ओरिजिन क्या हो गया इक्टोडर्म, मेसोथेलियम का ओरिजिन क्या हो गया मेसोडर्म, एंडोथेलियम का ओरिजिन क्या हो गया एंडोडर्म। तो एपिथेलियल टिश्यू में तीनों ओरिजिन होता है इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, समझ गए इसको। तो ये हो गया इसमें एपिथेलियल टिश्यू किसको कहते हैं वो बतलाया यहाँ पर है ना, इसका लोकेशन क्या हो गया, इसका ओरिजिन क्या हो गया। नेक्स्ट इसका हम एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे। नेक्स्ट हम एपिथेलियल टिश्यू का क्या देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो पहले, अब देखना है यहाँ पर मेरे बच्चों, अब यहाँ पर जानना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, क्या समझना है मेरे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ हेडिंग दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है जो समझना है। तो यहाँ पर जानना पहला बच्चों कि एपिथेलियल टिश्यू में जो भी सेल्स होता है वो सारे सेल्स क्या होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। सेल्स क्या होता है मेरे बच्चों कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये एपिथेलियल सेल्स है ना, ये सेल्स क्या होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, और दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्या कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो वो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है मेरे बच्चों वो एपिथेलियल सेल्स के बीच में अब्सेंट होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। जनरली क्या होता है अब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट भी होता है तो वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए एपिथेलियल टिश्यू में जो भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। क्या होता है मेरे बच्चों कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है ये। तो यहाँ पर पहला कैरेक्टर्स लिखे हैं सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर नेग्लिजिबल और अब्सेंट, नेग्लिजिबल और अब्सेंट। नेक्स्ट इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत इसमें होता है ना, इस टिश्यू में जो है पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। पावर ऑफ रीजनरेशन कहने का मतलब जो होता है इसमें कहीं कट सट जाता है तो रिपेयर हो जाने की कैपेसिटी। जैसे सिंपल तुमको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बतलाता हूँ मेरे बच्चों, कभी तुम लोग चाय पीते होगे या दूध पीते होगे, तो मान लिया कि बहुत ज़्यादा गर्म है चाय है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है दूध, अगर उसको ये गिलास में रखा हुआ है दूध रखा हुआ है, ये पता नहीं कि ज़्यादा गर्म है या कम है ना, ज़्यादा गर्म दूध को एक तुमने मुंह में पी लिया, एक घुट पिया तो गर्म बहुत ज़्यादा लगता है। तो कभी कभी देखते हो कि ऊपर का जो पैलेट होता है तालू जो होता है वो क्या होता है छिला जाता है, मतलब उसका एक लेयर क्या होता है नीचे ब्रेक कर जाता है वो है ना एक लेयर। तो वो जो लेयर जो टूटता है वहां से वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब बाद में तो फिर रिपेयर हो ही जाता है, ऐसा थोड़ा कि हमेशा के लिए जो होता है कट करके अलग हो जाता है, हाई टेम्परेचर के कारण कट के अलग हो जाता है तो परमानेंट थोड़ी होता है, वो फिर से रिपेयर हो जाता है। अब स्किन ही देखो ये एपिथेलियल टिश्यू है, अगर कहीं कट शट जाता है ये तो फिर से रिपेयर हो जाता है कि नहीं, तो रीजनरेट हो जाता है फिर से। तो ये टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू में जो है पावर ऑफ रीजनरेशन हाई होता है, इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन क्या होता है इसमें हाई रहता है। तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं मेरे बच्चों पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू, पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। अब यहाँ पर जानना है मेरे बच्चों कि इसमें एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन अब्सेंट होता है,
ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, है ना, ये सब क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब हमारे बॉडी में जैसे देखो, एक प्रैक्टिकली समझने के लिए जैसे देखोगे, कभी स्किन में हल्का सा खरोच लगता है, हल्का सा जब खरोच लगता है तो देखते ऊपर का थोड़ा सा लेयर क्या होता है ना, हट जाता है, बट उसमें ब्लड नहीं आता है। हल्का सा कहीं खरोच लगता है मेरे बच्चों, तो ऊपर का थोड़ा सा क्या होता है, छिला जाता है वो, बट उसमें ब्लड नहीं आता। जब हल्का सा खरोच लगता है, ज़्यादा लगेगा तो ब्लड आएगा ही, क्योंकि इसके नीचे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। लेकिन जब हल्का सा खरोच लगता है तो ब्लड नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है। अब ये यहाँ पर सवाल होता है मेरे बच्चों कि जब ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है तो न्यूट्रिएंट्स कैसे लेगा ये? क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं भी न्यूट्रिएंट्स जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में कहीं भी न्यूट्रिएंट्स जाता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही जाता है। वो ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो। तो जब इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो फिर इसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे आएगा? और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं आएगा तो एपिथेलियल टिश्यू ग्रो कैसे करेगा, है ना? ये यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो सकता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझना। देखो यहाँ पर जो होता है इसमें, जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। नीचे हर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता ही है ना? तो ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, वहां पर ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है वहां पर, है ना? तो अब वहां से ब्लड सर्कुलेशन हो, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, है ना? एपिथेलियल टिश्यू कहीं भी रहता है तो उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको हम अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू में तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, उस ब्लड वेसल से डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एपिथेलियल टिश्यू में न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। तो सब लोग समझ गए होंगे मेरे बच्चों कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है मेरे बच्चों, एब्सेंट होता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होगा तो फिर न्यूट्रिएंट्स कैसे लेगा एपिथेलियल टिश्यू? तो एपिथेलियल टिश्यू न्यूट्रिएंट्स जो लेता है, न्यूट्रिएंट्स जो गेन करता है वो कहाँ से करता है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है उसमें ब्लड वेसल्स होता है, उसी ब्लड से क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ये बच्चों समझ गए मेरे बच्चों? तो इसी चीज को यहाँ पर लिखे हुए हैं मेरे बच्चों, है ना? ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट and get nutrients from underlying connective tissue by diffusion। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करता है ये। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू किसका बना होता है, एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। एपिथेलियल टिश्यू किसका बना होता है, जैसे यहां पर लिख देते हैं छोटा सा, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू किसका बना होगा, एपिथेलियल सेल्स का बना होगा। तो ये सब सारे क्या है, एपिथेलियल सेल्स है ये सब, है ना? ये सब क्या है, इसमें एपिथेलियल सेल्स है ये। तो एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये रेस्टेड होता है किस पे, थिन ए सेलुलर मेम्ब्रेन पे, है ना? ये सारे के सारे देखो जो इसमें एपिथेलियल सेल्स जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो रेस्टेड होता है इस थिन क्या होता है इसमें, ए सेलुलर लेयर। अब देखो ये थिन ए सेलुलर लेयर को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे बच्चों BM, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो पूरा रेड कलर का है और ये ग्रीन कलर का जो है पूरा क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये रेड कलर का लेयर, ग्रीन कलर का लेयर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देने के लिए जो होता है इतना थिक कर दिए हैं, अदरवाइज ये थिक इतना रहता नहीं है ना? ये थिन ए सेलुलर मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, BM मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है थिन ए सेलुलर लेयर होता है। ए सेलुलर वर्ड को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना? ये थिन ए सेलुलर लेयर होता है जिसपे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, रेस्टेड होता है। जिसपे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, रेस्टेड होता है मेरे बच्चों। समझ गए इसको? तो ये यहाँ पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, है ना? इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं मेरे बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू, द एपिथेलियल टिश्यू यूजुअली रेस्टेड ऑन थिन ए सेलुलर, है ना? थिन ए सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या लिखा हुआ है, थिन ए सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन को BM कर दी है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ये थिन ए सेलुलर मेम्ब्रेन होता है ना? और इस थिन ए सेलुलर मेम्ब्रेन पे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, रेस्टेड होता है। ये जैसे देखो यहाँ पर ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये रेस्टेड किस पे है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्टेड है ये।
है ना। ये यहाँ से यहाँ तक के देखो लिखे हुए हैं ना बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये इपिथेलियल टिश्यू ये किस पे रेस्टेड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्टेड है ये, है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है, थीन ए सेलुलर होता है। इस ए सेलुलर को याद रखना, ये पूछे हुए हैं यहाँ पर, समझे मेरे बच्चों। अब यहाँ पर जो होता है इसमें इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इपिथेलियल टिश्यू का। ईटी मतलब इपिथेलियल टिश्यू, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया है ईटी, इपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है इपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये, है ना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, ये इलास्टिक, ये क्या होता है, इलास्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इपिथेलियल टिश्यू को क्या करता है, ये इलास्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है परमिएबल नेचर का होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, परमिएबल नेचर का होता है। परमिएबल नेचर का रहेगा मेरे बच्चों, है ना, परमिएबल नेचर का रहेगा तभी इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें ब्लड वेसल्स जो होता है, उस ब्लड वेसल्स में जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यू को क्या होता है, मिल जाता है वो। अगर ये परमिएबल नेचर का नहीं रहेगा तो इसके नीचे जो ब्लड वेसल्स होता है उससे न्यूट्रिएंट्स इपिथेलियल टिश्यू को मिलेगा नहीं, मिल पाएगा। तो इपिथेलियल अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स से न्यूट्रिएंट्स जो आता है इपिथेलियल टिश्यू में किसके थ्रू आता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू आता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, परमिएबल नेचर का होता है। परमिएबल नेचर का रहने के कारण ही क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, है ना, ये ब्लड से क्या अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड वेसल्स है उससे पास होकर के कहां चला जाता है, ये क्या इपिथेलियल टिश्यू में चला जाता है। समझ गए मेरे बच्चों, ये है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है 2 लेयर्स का बना हुआ है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ क्या होता है इसमें, 2 लेयर्स, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। एक होता है बेसल लैमिना, देखो रेड कलर से जो बनाए हैं वो क्या है, बेसल लैमिना। और दूसरा जो ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं ये क्या होता है इसमें, फाइब्रस लैमिना। ये क्या है, फाइब्रस लैमिना है। तो ये पूरे को दे दी है यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ 2 लेयर, पहला क्या है बेसल लैमिना, दूसरा क्या है इसमें है फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना जो है मेरे बच्चों वो इपिथेलियल टिश्यू के तरफ है ना। देखो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसके नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये बेसल लैमिना जो है किधर की ओर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स इपिथेलियम, और फाइब्रस लैमिना डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो याद रखना मेरे बच्चों कि बेसल लैमिना डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या होता है, इपिथेलियम, एंड फाइब्रस लैमिना डायरेक्टेड टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू, है ना। इसका किधर की ओर डायरेक्टेड होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 2 पॉइंट्स को याद रखना, यहाँ पर लिखे नहीं है लेकिन याद रखना कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ 2 लेयर, दैट इज बेसल लैमिना एंड फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इपिथेलियम एंड फाइब्रस लैमिना इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू। अब ये बेसल लैमिना जो होता है मेरे बच्चों, बेसल लैमिना जो बना होता है वो किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है ना। बेसल लैमिना कंपोज्ड ऑफ क्या होता है, बेसल लैमिना कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। किसका बना होता है मेरे बच्चों, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। जबकि फाइब्रस लैमिना किसका बना होता है, कोलाजन फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स का बना होता है। किसका बना होता है, कोलाजन फाइबर्स एंड क्या होता है इसमें, रेटिकुलर फाइबर्स का बना होता है। तो बेसल लैमिना कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, while fibrous lamina consist of collagen fibers and reticular fibers, collagen fibers and reticular fibers। तो सब लोग समझ गए होंगे मेरे बच्चों, है ना। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हो गया। शॉर्ट स्क्रीन ले लेना इसका बच्चों, अब देखना मेरे बच्चों। देखो अब जानना है यहाँ पर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या जानना है इसमें, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है मेरे बच्चों यहाँ पर है, एपिथेलियल टिश्यू लिखा हुआ है बेसिस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, है ना। बेसिस क्या है इसका मेरे बच्चों, नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स है ना। बेसिस क्या है इसका, एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करने का बेसिस क्या है, नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। Epithelial tissues are of 2 types. First one is simple epithelial tissue, है ना, simple epithelial tissue, and second is compound or stratified epithelial tissue, compound or stratified epithelial tissue। तो एक हो गया यहाँ पर सिंपल epithelial tissue, दूसरा कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड epithelial tissue हो गया। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू किसको कहेंगे, जो एपिथेलियल टिश्यू केवल क्या होता है, ओनली 1 लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है,
ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है तब उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। लेकिन जब इपिथेलियल टिश्यू बहुत सारे लेयर है ना, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स का बना होता है ना, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स का बना होता है, तब उसको हम कहते हैं क्या, कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। समझे मेरे बच्चों। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स टू टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, पहला सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में क्या है, कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, है ना, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स आर रेस्टेड अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्टेड होता है। दूसरा है यहाँ पर कौन, ये क्या होता है, कंपाउंड। तो ये क्या बना होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, है ना, इन विच ओनली इनरमोस्ट लेयर इज रेस्टेड अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चों, कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स इन विच ओनली इनरमोस्ट लेयर इज रेस्टेड अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू या स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू में बहुत सारे सेल्स के लेयर होते हैं, उसमें से जो नीचे वाला लेयर होता है सेल का, वही केवल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रहता है, बाकी सब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है सब। समझ गए मेरे बच्चों। तो ये यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। अब ये सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का भी टाइप्स होता है, कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू का भी टाइप्स होता है। तो हर एक के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। समझ गए मेरे बच्चों। सिंपल इपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में बतलाएंगे, फिर कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू है ना, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये दोनों के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करना है मेरे बच्चों। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही मेरे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों, है ना। टाइप्स ऑफ सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, टेक केयर।